लगेगी पंचायत, मचेगा शोर। यूपी के सेमीफाइनल में आखिर किसका होगा जोर? जानने के लिए देखिए यूपी का सेमीफाइनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। हम लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, यहाँ के जितने दिग्गज हैं उनसे बात भी कर रहे हैं, तमाम विषयों पर हम ये बात कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ योगी सरकार के एक मंत्री कपिल देव हैं, जो कि कौशल विकास विभाग देखते हैं। तो उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि रोजगार और युवाओं को उद्यमी बनाना ये सबसे बड़ा एक नारा रहा है बीजेपी की तरफ से। तो सर, रोजगार का मसला तो बहुत बड़ा मसला, जिस पर विरोधी सबसे ज्यादा हमले आप पर कर रहे हैं। देखिए, हमारा विभाग व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सबसे बड़ी बात यह कि जब से मोदी जी योगी जी सरकार में आए हैं, उन्होंने काम करने के तरीका बदला है, परसेप्शन बदला है और सरकार के प्रति विश्वास कायम हुआ। विश्वास कैसे? आपने वादा किया था 5 साल में 70 लाख नौकरी का। अब अगर आपकी सरकार पर यकीन करें तो वो सिर्फ 4 लाख कहते हैं, तो कितना बड़ा डिफरेंस है। लेकिन हमने नौकरियां देने का काम किया है। परसेंटेज में फर्क हो सकता है, लेकिन नौकरियां हमने देने का काम किया है। 70 लाख और 4 लाख। अब ये 70 लाख का रिकॉर्ड मेरे पास नहीं, आप बता रही हैं, पर 4 लाख सूचना पत्र देखिएगा, 4.25 लाख नौकरियां माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरियां दी हैं। और आप जाइए, इंटरव्यू करिए स्टूडेंट्स का, जो परसेप्शन बदलने की बात मैं कर रहा हूँ। अभी मैं एक सेंटर पे गया जहाँ 50 बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम तैयारी कर डिफरेंट टाइप की, मिलिट्री की, पुलिस की, CA की, समथिंग जो डिफरेंट टाइप के लोग तैयारी करते हैं। तो मैंने वैसे ही मजाक में पूछा, भाई तैयारी भी कर रहे हो तो पैसा भी इकट्ठा करना पड़ता होगा। हमने पूछा, वो बोले किसके लिए? मैंने कहा भाई घूस देने के लिए या पैसा देने के लिए? कि नहीं साहब, योगी जी की सरकार में घूस नहीं चल रही है। यानी ये विश्वास प्रदेश के युवाओं में, युवतियों में, बालिकाओं में कायम हुआ है कि अब नौकरी पैसे से नहीं। नाराजगी भी है रोजगार को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर आपकी ही सरकार में बढ़ी थी और आपकी सरकार ने इसे विधानसभा में एक्सेप्ट किया था। 9.97% अगर बेरोजगारी दर एक किसी राज्य की हो जाती है, देश की बेरोजगारी दर से ज्यादा हो जाती है, तो बहुत खराब स्थिति हो जाती है, शायद चिंता की बात हो जाती है। देखिए, मूलभूत परिवर्तन इसमें हमने नई शिक्षा नीति में किया है। सरकारी नौकरियां तो जितनी हैं उतनी ही मिलेंगी, लेकिन हमने लोगों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनको स्किल करके, उनको ITI, पॉलिटेक्निक या स्किल डेवलपमेंट ऐसा करके जो नई शिक्षा नीति उसके अंदर आई है। लेकिन उसमें भी तो घपला हो रहा है सर, गड़बड़ झाला बहुत है, भ्रष्टाचार। सुनिए, नई शिक्षा नीति 2020, उसके अंदर विशेष रूप से ये कहा गया है कि 6 से ही बच्चों को स्किल डेवलपमेंट करके, स्किल्ड करके उनको हम इसलिए यूँ करेंगे कि जो बच्चे टॉपर नहीं होंगे, जो IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, सब नहीं बन पाते, पर जो नहीं बन पाएंगे उनको हम बचपन से ही, प्राइमरी स्टेज से ही उनको स्किल्ड करके इसलिए यूँ करेंगे कि स्वावलंबी स्वयं हो, अपने परिवार को भी करें, और जो मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत, उसकी शुरुआत वहाँ से हो। अब एक सवाल यहाँ पर ये आता है। पहली बात तो जो आपने जिन स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स की बात की है, सबसे ज़्यादा घोटाला उसमें होता है। अगर आप मथुरा के ITI की ही बात कर लीजिए, और ऐसे बहुत सारे हैं, हमने भी कई सारे स्टिंग किए थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ झाला है कि कागज़ पर तो वो संस्था है, लेकिन एक्चुअल में जब वहाँ जाइए तो कोई संस्था नहीं। कागज़ पर नौकरी भी दे दी जाती है, लेकिन एक्चुअल में कुछ ऐसा नहीं होता जब कई सारे अभ्यर्थियों से बात कीजिए। दूसरा, जो आपने सबसे बड़ी बात की, उद्यमी बनना, आत्मनिर्भर बनना। MSME सेक्टर, अगर कोई कारोबार शुरू करता है तो छोटा कारोबार शुरू करता है, लघु और मध्यम उद्योग, उसकी हालत तो बहुत खराब है। अगर आप मान लीजिए स्किल कर भी दें तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? ये 2 अहम सवाल हैं। जो आपने ITI की बात की है, पहले की चर्चा मैं करूँगा तो बातें खराब होंगी। पहले क्या होता है, हमारी जिम्मेदारी उसको ठीक करने की है, इसी नाते हम यहाँ पे आए हैं और हमने उसको शुरुआत की है। मथुरा की हमने जांच कराई, उनके सेंटर्स हमने नेस्ट किए हैं। हमारा व्यावसायिक शिक्षा के अंदर भी और कौशल विकास के अंदर भी लोगों की शिकायतें आई थी, हमने 75 TPs को सस्पेंड करने का काम किया है। यानी बिल्कुल शिद्दत के साथ, जिम्मेदारी के साथ ऐसे सेंटर जो काम नहीं कर पा रहे हैं या किसी कानून की शिकायतें सही पाई गई हैं, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उनको भी हमने कहा है कि TPs को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये सेंटर डिपार्टमेंट नहीं है, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिपार्टमेंट है। परसेप्शन हमने बदलने का काम किया है। अभी आप जाइए, चूँकि कोरोना लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया, उसकी वजह डिस्टर्ब तो चीज़ें हुई हैं, तो उसको पूरा देश मान रहा, हम ही मानेंगे, आप नहीं मानेंगे तो भी मानना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो अभी टारगेट्स हमने दिए हैं उनमें काम हो रहा है। आप जाके देखिए, सर्वे करिए, और मुझको लगता है कि परिवर्तन आपको नजर आए। लेकिन पॉलिटेक्निक जो कॉलेजेस की बात होती है या ITI की बात होती है, वहाँ पर केवल मसला ये गड़बड़ झाला केवल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स की बात नहीं है। यहाँ पर इक्विपमेंट्स की कमी होती है और बहुत एजुकेटेड टीचर्स नहीं होते हैं, इसलिए बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। ये सेंटर्स बहुत पहले से हैं।
एजुकेटेड टीचर्स भी हैं। नई वैकेंसी निकालने के लिए हमने आयोग को कहा है, जो निदेशालय है जिसमें नियुक्ति होती है उसमें लगातार हमारा पता चल रहा है। नियुक्ति का निदेशालय को अलग है, वो डिपार्टमेंट से सीधा संबंध उसका नहीं होता, लेकिन उसको प्रशिक्षण लगातार हम कर रहे हैं, एक बात। और नंबर 2 बात, जैसा आपने कहा कि हमारे सेंटर की मैं दोबारा आपसे बात कर रहा हूँ कि सेंटर्स में काफ़ी चीज़ें हमने परिवर्तित की हैं। साधन की कमियाँ तो हमेशा होती है, सरकार जितना पैसा खर्च होती है साधन उससे ज़्यादा हमेशा रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन लगातार हमारे ITIs के अंदर हम उनको परचेजिंग करने के लिए अलग से पैसा भी देते हैं, उसकी इंक्वायरी भी होती है। और हम लेटेस्ट सबसे बड़ी बात हमने ये किया इस बार, जो हमने हमारे आने के बाद हुआ है कि हमने इंडस्ट्री में, जैसे ITI में स्टूडेंट 2 साल की ट्रेनिंग करता है, तो 2 साल में 1.5 साल ट्रेनिंग करो ITI में, और 6 महीने किसी ना किसी इंडस्ट्री से जोड़ के उसको इंडस्ट्री में हम ट्रेनिंग दिलवाएंगे, ताकि उसकी कनेक्टिविटी इंडस्ट्री से वास्तव में उसको वहाँ जाकर क्या इंडस्ट्रीज की हालत भी तो खराब है। जो हमारा दूसरा सवाल था MSME सेक्टर, सर उसकी आप उसके लिए सबसे बुरी स्थिति है, चाहे आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करिए या पूर्वांचल की बात कीजिए। MSME सेक्टर और कोरोना की वजह से तो और उसकी कमर टूट के रह गई है। पहले से ही बहुत विकट स्थिति थी, जिसको लेकर RBI ने भी कोशिश की थी और बहुत सारे सुझाव आपको दिए गए थे आपके खुद के अधिकारियों की तरफ से। MSMEs में मुख्यमंत्री ने जब पैकेज दिया, प्रधानमंत्री ने पैकेज दिया, कोरोना पैकेज, उसमें 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अलग से MSMEs को दिया। जो MSME बंद हो चुकी थी, धरातल में वो पैकेज क्या वाकई में पहुंचा वहां तक? सुनिए, जो चीज़ें इंडस्ट्री बिजली के बिल के कारण से या किसी रिकवरी के कारण से या बैंक की रिकवरी के कारण बंद हो गई थी, हमने उनको पैसा दे के उनको चलाने का काम किया, उनके पैसों की किस्तें भरेंगे। यानी मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने उनको चलाने के लिए पहली बात तो इंडस्ट्री को बात ही नहीं करता था। लोग केवल व्यापारी को केवल चंदा देने के लिए, उनसे पैसा हटने के लिए, उनसे केवल GST और सेल टैक्स वसूलने का उनको मशीन समझी जाती थी। आज हम सेल टैक्स हम भी ले रहे हैं, GST हम भी ले रहे हैं, लेकिन उसको पैसा कमाएगा तब GST देगा ना। तो हमने उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसको पैकेज दे करके उन सिक इंडस्ट्री को या बंद पड़ी इंडस्ट्री को चलाने का काम किया। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर शुगर मिलें चलाई हैं, जो बसपा सपा की सरकार में भेज दी गई थी। यानी लगातार चीज़ों को हम पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाने का काम करें। ये बड़ा परिवर्तन प्रदेश के अंदर हुआ। शुगर मिल की आपने बात की, तो अब किसानों पर हमें स्विच करना होगा। किसान आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है, खासतौर पर वेस्टर्न यूपी के लिए। आप यहीं से हैं क्योंकि, तो आपको लग रहा है कि मुश्किल थोड़ी सी है इस बार? ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, किसानों को समस्या नहीं है, कुछ पॉलिटिकल एजेंडे हैं जिनको लेकर लोग काम कर रहे हैं। किसान, आपको तो समस्या हो रही है कि नहीं, ये नहीं, हो रही है ना, विरोध तो आप लोग का हो रहा है। आप ही मुजफ्फरनगर में आइए, आप आम किसान से बात करिए। शहर में भी किसान रहते हैं, गांव में जाइए, यहाँ के गांव में जाइए आप, और गांव में 200 लोगों से बात करिए। 200 में 3 लोग ये बात कहने वाले मिलेंगे कि दिक्कतें हैं। 97 लोग आपको कहेंगे नहीं बिल्कुल ठीक सका। किसान यूनियन के लीडर से भी आज हम मुलाकात करेंगे। आप बात करिए, कोई दिक्कत नहीं, एक संगठन है, उसको अपने संगठन का काम करना है, इसलिए वो चीज़ें करते हैं। आम किसान से बात करिए। भारतीय किसान यूनियन के अलावा किसान उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं, तो आप उनसे बात करिए। किसान NCRB के भारतीय किसान यूनियन के पास पूरे हिंदुस्तान, ठीक है, NCRB को मानेंगे कि उसको भी नहीं मानेंगे, उसको भी खारिज करेंगे? NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक भी सबसे ज़्यादा सुसाइड केसेस अगर किसानों के होते हैं तो उत्तर प्रदेश उसमें बेहतर स्थिति में नहीं। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सुसाइडल केसेस देखने को मिल रहे हैं किसानों के। मैडम कोई साइड केस, एक भी सुसाइड केस, NCRB भी झूठा है। ये केवल मीडिया मैनेजमेंट है कि चीज़ें सुसाइड कर लिया, वो किसान कर लिया अपने उसके कारण से, उसके घर की परिवार, घर के कलह, परिवार, बच्चे, कुछ और लोन, अगर बाजार से उसने किसी पैसा कर्जा उठा लिया, वो नहीं दे पा रहा, तो उसमें भी सरकार की जिम्मेदारी है क्या? तो ये बेहतर नहीं है। आप हर चीज़ को, किसान अगर कोई सुसाइड करता है तो जिम्मेदारी सीधी सरकार की। इसलिए हमने किसानों के लिए 6,000 रुपया उनको आत्मनिर्भर किसान के लिए उनको पैकेज हमने देने का काम है प्रत्येक किसान सम्मान निधि क्या वाकई में बहुत सफिशिएंट है क्या? और वो भी नहीं मिल पा रहा, कहीं कहीं जगह पर मामला अटका पड़ा है, वहां नहीं मिल पा रहा। मिर्जापुर में भी अभी सफिशिएंट तो 1 लाख भी नहीं होते, सफिशिएंट तो 10 लाख भी नहीं है, सफिशिएंट की परिभाषा नहीं है। कई जगह से पहुंच ही नहीं पा रहा। हमने देने का काम किया, हमने उसकी शुरुआत की। पहले की सरकारों ने वो चिंता कभी नहीं की। 6,000 रुपये भी कम नहीं होता। पूर्वांचल में आप जाइए, वहाँ आपको पता है 500 महीना कितनी बड़ी बात होती है। यहाँ का किसान चूंकि संपन्न है तो एक बार वो कह सकता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी। आज की महंगाई की स्थिति में पूर्वांचल में आप बता रहे 500 रुपए बहुत हैं, क्या वाकई में आपको लगता है संभव है? जिस तरह से महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, बिजली इतनी महंगी है, सिंचाई करना, खाद बीज सब इतना महंगा है, तो कैसे आप संभव इसको बताएंगे? किसानों को, उन्हीं वहाँ के लोगों को, मजदूरों को सरकार ने 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल दिया। सरकार 19 रुपये किलो गेहूँ खरीदती है, 2 रुपये किलो देती है। कोरोना में 9 महीने का पूरा राशन निःशुल्क देने का काम सरकार ने किया, वो भी कहीं ना कहीं सरकार के बजट में ही आता है। तो ऐसा नहीं है, सरकार को सारी चीज़ों को समझना पड़ता है। इतना कोरोना में इतना बजट 38,000
करोड़ का बजट कोरोना के अंदर सरकार रहा, जो सरकार पे एक्स्ट्रा बर्डन सरकार के ऊपर पड़ गया, वो पैसा कहाँ से आएगा? तो वो किसानों की जेब से कटेगा, क्योंकि गन्ना किसानों का भुगतान अभी 8,000 करोड़ से ज्यादा का बाकी। इसका भुगतान नहीं हो रहा जी। केवल 2 ग्रुप है उत्तर प्रदेश के अंदर जिनका भुगतान धीमा है, बाकी 95% भुगतान गन्नों का हो चुका। आप जाइए कहीं, आपको पता रहेगा। गन्नों की अभी हम जब सहारनपुर धरातल पे गए सर, किसान भी सुनिए, हैं। सहारनपुर में चौपाल लगा के भी आए, मुजफ्फरनगर में भी हमने बात की है। बहुत गुस्सा है, वो कह रहे हैं कि 2017 से गन्नों की कीमत नहीं बढ़ी है। उनको एक्सपेक्टेशन थी कि शायद आप आएंगे तो होगा। कितने साल हो गए सर, बताइए 2017? राइट, किसान की कीमत नहीं बढ़ी, लेकिन किसानों ने भुगतान दिया। जो 5-5 साल का किसान का भुगतान नहीं हो रहा था, हमने भुगतान करने का काम किया। 14 दिन के अंदर भुगतान का जो वादा था वो भी नहीं दिख रहा। कई किसान परेशान है, कुछ को तो मिला, कुछ तो ज्यादातर तो परेशानी। 14 दिन का नहीं हुआ, लेकिन 45 दिन में किया है, 14 दिन में भी किया है, 50 दिन के अंदर भी है, लेकिन किया है। सरकारों ने 5 साल तक भुगतान नहीं किए थे। किसान अपना गन्ना खेत पर जला देता था, आग लगा देता था, तब आत्महत्याएं होती थी। आप जाइए आंकड़े उठाइए पिछले सालों के, पिछले 5 साल के। आप एनसीआरबी के आंकड़े नहीं मानते हैं इस मामले में, किसानों के मामले में, और आपको लगता है ऑल इज वेल। ठीक है, वो तो पता चलेगा किसान नाराज हैं कि नहीं। फील्ड पर हम भी जा रहे हैं, आपको भी पता है, आपके ही नेताओं का विरोध भी किसान कर रहे हैं। लेकिन अब हम आते हैं एनसीआरबी की। जब बात करते हैं तो महिला सुरक्षा की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो बंगाल में कह रहे हैं कि जैसा यूपी में किया, रोमियो स्क्वाड जो बनाया, वैसे बंगाल में अगर हो तो महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। क्या वाकई में रोमियो स्क्वाड का असर उत्तर प्रदेश में है? क्या वाकई में महिलाएं सुरक्षित हैं? आप मानते हैं? आप बताइए। बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अभी रिसेंटली तो आपने अगर 76 जिलों में 10 एग्जाम्पल मुझे गिनवाइए। अगर आपने आज ही खबर, 76 जिलों में 10 एग्जाम्पल गिनवाइए। मैं आज की बात कर लेती हूँ, हाथरस वगैरह केस की बात नहीं करूँ, रिसेंट बात में बात करती हूँ। अगर आज आपने टीवी चैनल देखा होगा या अखबार पढ़ा होगा, गाजीपुर में एक महिला की हत्या कर दी जाती रेप के बाद। शव परिजनों को नहीं दिया जाता, परिजन प्रदर्शन करने बैठे हुए हैं। बरेली में, आपकी वेस्टर्न यूपी में ही आज की खबर है कि वहां पर घर में घुसकर रेप होता है और पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, अभी तक कोई मामला तक दर्ज नहीं किया गया है। एनसीआरबी की भी बात छोड़िए, आज की रिसेंट ये 2 खबरें जो सवेरे सवेरे मैं न्यूज चैनल खोला और मुझे दिख गई। देखिए, घटनाएं, पुलिस का काम कोई ऐसा नहीं कि प्रत्येक घर के अंदर पुलिस जाके बैठेगी। हमने काम कार्रवाई, सबसे बड़ी बात यह कि सरकार का, इकबाल की बात कर रहे थे आप, खौफ की बात। का जो इकबाल कायम हुआ है, वो महिलाओं में सुरक्षा का एक माहौल पैदा हुआ है। पिछले एक ज़माना यह भी था कि जब 14 साल की, 12 साल की, 28 साल की लड़की जब ट्यूशन के लिए जाती थी और पढ़ने में लेट हो जाती थी तो माँ की धड़कन नहीं बढ़ जाती। चलिए मैं आंकड़े बता देती हूँ, ये कहानी नहीं, ये लफबाजी नहीं, मैं आंकड़े बता देती हूँ। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक छेड़खानी के मामले 2017 में 999 थे। मैं 2016 की भी बात नहीं कर रही हूँ, 17 से ही बात कर रही हूँ। 2020 आते आते 2441, 999 से 2500 के करीब अगर पहुंच गए। पिछली सरकार को नहीं बात की मैंने, सिर्फ इस सरकार की बात की, वो भी रोमियो स्क्वाड के बाद छेड़खानी कितने मामले? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, देखिए ये तो आपको मानना पड़ेगा और आपके चैनल भी दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज कायम हुआ है। एक विश्वास नहीं, बट ठीक है, घटनाएं होती हैं। मैंने ये नहीं कहा कि घटनाएं नहीं होंगी, घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन अपराधी के दिमाग में खौफ सरकार का, प्रशासन का है कि कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं हो, हमने ये नहीं कहा, हमारे मुख्यमंत्री ये नहीं कहा। आंकड़े बढ़े हैं, इसका मतलब रोमियो स्क्वाड, सुनिए तो, आंकड़े बढ़े हैं, इट मींस की चीजें बेहतर नहीं है। ये आपके ही आंकड़े हैं, आपके ही सरकारी आंकड़े हैं, कहीं और से नहीं लेकर आए हम। हमने ये नहीं कहा कि बच्चे तो गलतियां कर देते हैं, हमने गलती करने वालों को पनिशमेंट करने का काम किया, उनको जेल भेजने का काम किया। सरकार की ये धमक उत्तर प्रदेश के अंदर कायम है। घुमा दिया आपने, ये बहुत सियासी बयान दे दिया आपने दूसरे पे ले जाकर। मैं आंकड़ों की बात कर रही हूँ और ये सिर्फ छेड़खानी के आंकड़े हैं। अगर महिला अपराध की हम बात करें, सिर्फ आपके कार्यकाल की बात करें, 17 में चीजें बेटर होती हैं, 18-19 आते आते मामला गड़बड़ा जाता है, केसेस बढ़ जाते हैं। महिला अपराध की हम बात कर रहे हैं, ये छेड़खानी के महिला अपराध में रेप और बाकी जो अपराध है वो भी है, उसको अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हर तरफ आंकड़े खराब दिखते हैं आते आते। ये भी आंकड़े, कार्रवाई कितने पे हुई ये भी आंकड़े होंगे कि आपको ये भी गिनना पड़ेगा। इनमें 80% पे वर्कआउट हुए हैं, कार्रवाई हुई उनके अंदर हुई है। मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता 80%, पर मैं विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि 80% मामलों में कार्रवाई हुई होगी। आई एम नॉट श्योर।